नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। और आज इस पाठशाला में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या के बारे में। तो साथियों, इस समस्या का नाम है प्रॉम। चलिए शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बातचीत को और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रॉम है ये आखिर में किस प्रकार की समस्या है, जिसकी वजह से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बहुत ज्यादा पीड़ा यूं कहिए या बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिशु का विकास भी इस समस्या की वजह से बाधित होता है। तो चर्चा शुरू करते हैं प्रॉम के बारे में। प्रॉम एक्चुअली में क्या होता है? प्रॉम से अगर हम बात करें तो प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। प्रॉम के पी से हमारा मतलब होता है प्री लेबर, यानी लेबर के पहले की बात हो रही है। प्रसव पीड़ा जो है वो प्रारंभ अभी नहीं हुई है और उसके पहले की हम बात कर रहे हैं। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि जो झिल्ली है वो यहाँ पर फट चुकी है। तो जो पानी की झिल्ली जिसको हम बोलते हैं, या वाटर बैग जिसको हम बोलते हैं, पानी की थैली जिसे हम बोलते हैं, या हम यूं बोले कि एमनियोटिक सैक जो है वो यहाँ पर फट गया है और उससे हमारा जो पानी भरा हुआ था, जो फ्लूइड भरा हुआ था, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर उसका जो स्त्रावण है वो यहाँ प्रारंभ हो गया है। तो इस समस्या को आप क्या बोलते हो? प्रॉम बोलते हो। अब ये समस्या कब होती है? तो गर्भावस्था आप जानते हो कि गर्भकाल जो होता है वो 9 महीने का स्वर्णिम समय होता है एक माँ के लिए, जिसमें वो बहुत सारे नए नए अनुभवों को प्राप्त करती है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो उसी समय अनुभव करती हैं। तो आप जानते हैं कि गर्भावस्था का जो समय वो 9 माह का एक समय होता है। ये 9 माह हमने 3 जो तिमाही है उसमें वर्गीकृत कर लिया था, यानी कि 3 ट्राइमेस्टर हमारे पास होते हैं। अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास 9 माह का एक समय है। इस 9 माह को आप क्या करेंगे? 3 तिमाही में जो है वर्गीकृत कर लेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि आपकी द्वितीय तिमाही की हम बात करें, और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब आपकी तृतीय तिमाही की हम बात करें। तो जो आपकी पहली तिमाही होती है उसमें 1 से 3 माह का जो समय है वो व्यक्त किया जाता है। फिर जो आपकी दूसरी तिमाही है जिसमें आपका 4 से 6 माह का जो समय है वो इसके अंतर्गत आता है। और अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 7 से लेकर के 9 माह तक का जो समय है वो आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। अब अगर हम वीक्स की बात करें तो ये 40 वीक्स की एक जर्नी है। 9 माह जो है ये आपके 40 जो सप्ताह है उसकी एक जर्नी है, यानी कि 40 सप्ताह का एक समय है। उसी में हम बात कर रहे हैं कि जो 24वां सप्ताह है वो जैसे ही आपका पूर्ण हो जाता है, और जब 24वां सप्ताह आपका पूर्ण हो चुका है और अब क्या हुआ कि प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने में तो अभी समय है, क्योंकि 24वां जो सप्ताह है वो आपके छठे महीने में जो दूसरा सप्ताह आता है वो लगभग 24वां सप्ताह कहलाता है आपका। यानी कि आपकी जो दूसरी तिमाही है, दूसरी तिमाही का आपका जो छठा महीना चल रहा है, इस छठे महीने का जो दूसरा सप्ताह है वो आपका 24वां सप्ताह कहलाता है। अब अभी जो प्रसव पीड़ा प्रारंभ होना है उसमें तो बहुत समय, अभी एक पूरा ट्राइमेस्टर बाकी है। तो होता क्या है कि आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, इसका जो लगभग सेकंड वीक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद प्रसव पीड़ा प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, एमनियोटिक जो सैक है वो यहाँ पर फट गया है, पानी की जो झिल्ली है वो यहाँ फट गई है, या पानी की जो थैली है वो किसी भी वजह से यहाँ पर फट गई है, और उसमें क्या भरा होता है, आपका एक द्रव भरा हुआ होता है। ये द्रव सहायक होता है शिशु के विकास में, और इस द्रव का क्या होता है, जैसे ही झिल्ली फटेगी तो आप जानते हैं कि द्रव जो है वो बाहर आ जाएगा, जो कि हानिकारक होता है। तो इस तरीके की समस्या को आप क्या कहते हैं? आप इसे प्रॉम कहते हैं, यानी कि प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रॉम हमने इसे कहा है। होता क्या है देखिएगा, गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के बाद की हम बात करें तो 24वां सप्ताह लगभग छठा महीना हो गया, और छठा महीने का दूसरे वीक की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लगभग 24वां सप्ताह आप उसे कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले ही आपकी जो झिल्ली है, ये जो पानी की थैली है, इस पानी की थैली को आप क्या बोलते हो? एमनियोटिक सैक बोलते हो। और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है, जिसे आप जल कह देते हो साधारण भाषा में, कि पानी जो है
बाहर आ गया है या फ्लूइड जो है वो बाहर आ गया है, तो साधारण भाषा में तो आपने इसे ये कह दिया। लेकिन अगर हम इसे मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो हम इसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड हम बोलते हैं, जो कि बाहर आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से शिशु को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा कैसे, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा शिशु है बहुत आराम से है, यानी कि यूट्रस के अंदर है। ये यूट्रस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक झिल्ली जैसी जो है, एक वाटर बैग जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो झिल्ली है ना आपकी, हम इस समय इस झिल्ली की बात कर रहे हैं और इस झिल्ली को आप क्या बोलते हैं? पानी की थैली भी बोल देते हैं, एमनियोटिक सैक हम इसे बोलते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये कौन होती है? ये नाल होती है, ये कॉर्ड होती है जो कि उत्तरदायित्व निभाती है, यानी कि जो कि उत्तरदायी है किस चीज के लिए? कि माँ के शरीर से ये जो शिशु है, अब इसको पोषक पदार्थ चाहिए होंगे, है ना, इसका विकास भी तो होगा ना, तो इसका विकास करने के लिए, इसे स्वस्थ रखने के लिए ये नाल उत्तरदायी है, क्योंकि ये क्या करती है? माँ के शरीर से शिशु का कनेक्शन बनाने का काम करती है। आप यूं समझो कि एक रास्ता है जिसके माध्यम से माँ जो भी भोजन ग्रहण करेगी वो शिशु तक पहुंच जाएगा, यानी पोषक पदार्थों की प्राप्ति मां के शरीर से शिशु तक इस नाल के द्वारा होती है, जिसे आप अम्बिकल कॉर्ड भी कहते हो। तो इस नाल के द्वारा इसकी प्राप्ति शिशु को हो जाती है और शिशु हष्ट पुष्ट रहता है। अब क्या हो कि आपका जो छठा महीना चल रहा है उसमें आपका 24 वीक जो है आपका चालू हो गया है, या 24 वीक चालू होकर के अब ये खत्म हो गया है। लेकिन अब किसी भी वजह से यहाँ से क्या हो, ये जो आपकी थैली थी जिसमें आपके शिशु का विकास हो रहा था, ये थैली फट जाए। अब जैसे ही ये थैली फटेगी तो इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसका रिसाव होना प्रारंभ हो जाएगा, और ये द्रव का अगर रिसाव होगा तो आप बताइए शिशु इसी के अंदर तो सुरक्षित है, तो क्या शिशु सुरक्षित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ऐसे में क्या करना है? खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस तरीके की समस्या को आप क्या कहते हैं? इस तरीके की समस्या को हम प्रॉम कहते हैं। अब ये जो प्रॉम है ये हमारे पास कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के प्रॉम होते हैं। कौन कौन से? टर्म प्रॉम यहाँ पर होता है, प्री टर्म प्रॉम यहाँ पर होता है, प्रोलॉन्ग्ड प्रॉम भी होता है, यानी कि प्रॉम के 3 प्रकार हो गए। अब कौन कौन से समझते हैं। देखिए 37 सप्ताह के बाद प्रसव शुरू नहीं हुआ। आप जानते हैं कि अपने पास 9 महीने हैं, 3 तिमाही है, तो मैं 9वें महीने की बात यहाँ पर कर रही हूँ कि 9 जो मंथ है वो आपका स्टार्ट हो गया है और ये 36 वीक से 40 वीक्स की जर्नी होती है। अब इसके अंदर 37वां जो सप्ताह है वो आपका प्रारंभ हो गया। अब 37वां सप्ताह चल रहा है, अब 37वां सप्ताह जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन प्रसव पीड़ा जो है वो प्रारंभ नहीं हुई है। प्रसव पीड़ा जो है वो यहाँ पर प्रारंभ नहीं हुई है, और आप जानते हैं कि आपका एमनियोटिक सैक जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो गया। वाटर जो है, वाटर बैग जो था वो ब्रेक हो गया, यानी कि पानी की जो थैली थी वो फट गई। तो आप इसे क्या कहेंगे? टर्म प्रॉम कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्म प्रॉम आप कहेंगे। अब प्री टर्म प्रॉम की बात हम कह रहे हैं कि प्री टर्म प्रॉम जो है वो क्या होता है। तो अब देखिए क्या होगा, 37 सप्ताह से पहले की बात की जा रही है कि अभी आप टर्म प्रॉम पर थे तब 37वां वीक भी पूरा हो गया था, लेकिन प्रसव जो है वो प्रारंभ नहीं हुआ था। लेकिन अब टर्म के भी पहले प्री लगा दिया हमने, प्री टर्म की हम बात कर रहे हैं, मींस 37वां सप्ताह अभी जो है वो प्रारंभ ही नहीं हुआ है और उसके पहले ही आपकी जो झिल्ली है वो फट गई है, तो आप उसे क्या पढ़ देंगे? प्री टर्म प्रॉम पढ़ेंगे। अब ये प्रोलॉन्ग्ड प्रॉम क्या होता है, तो देखिएगा कि ये जो आपकी पानी की थैली है ये 24 घंटे से अधिक फटी रहे। पानी की जो थैली थी, जो वाटर हमारा बैग था, वो वाटर ब्रेक हुए 24 आवर्स हो गए हैं, पानी की थैली को फटे हुए 24 घंटे हो गए। अब आप सोचो कि पानी की थैली, उसके अंदर शिशु है और उसी से क्या हो रहा है? शिशु का विकास हो रहा है, वो उसमें सुरक्षित है। अब इस थैली को फटे हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, तो देखिएगा यहाँ पर कितनी बड़ी बात हो गई है कि थैली जो है वो फट गई। अब थैली फटने से ये रिसाव जो है पानी का वो प्रारंभ यहाँ पर हो जाएगा। और डिलीवरी क्या हुई? डिलीवरी जो है वो नहीं हुई है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? इतने लंबे समय तक चल रही है तो प्रोलॉन्ग्ड प्रॉम बोल दीजिएगा। क्या बोलेंगे? प्रोलॉन्ग्ड प्रॉम। तो आई होप आपको ये बात
बात समझ में आई होगी कि प्रॉम क्या होता है और प्रॉम के कितने प्रकार यहाँ पर होते हैं। आप देखिएगा कि 10% गर्भधारण में प्रॉम जैसी समस्या जो है वो उपस्थित रहती है। तो ये कैसी बात है, ये बहुत खतरनाक बात है हमारे लिए, हमें इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आई होप आपको ये जो बात है ये समझ में आई होगी। आगे और चर्चा करते हैं, प्रॉम के रोग जनक के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कोई विशेष प्रकार के कारण हमें ज्ञात नहीं है, जैसे कि हमने ये कह दिया कि अगर मलेरिया हुआ है तो मच्छर के काटने से ही मलेरिया हुआ होगा। पक्की बात है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल पक्की बात है। और हमने स्पेसिफिक भी कर दिया, स्पेसिफाई भी कर दिया कि विशेष प्रकार का मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज के काटने से ही आपको मलेरिया होगा ही होगा। ठीक है, ये हमने पक्के से बता दिया। लेकिन अगर हम प्रॉम की बात करें ना कि प्रॉम की समस्या जो है वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, तो इसके कोई विशेष कारण ही ज्ञात नहीं है, केवल हमारे पास कैसी है, संभावनाएं हैं। तो चलिए संभावनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा मॉलिक्यूलर बदलाव की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सूक्ष्म जैविक। अगर आप इसे सीधी भाषा में समझो तो हम बात कर रहे हैं एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ। सेल, अब सेल क्या होती है आप समझिएगा, मैं यहाँ पर सेल की बात कर रही हूँ और ये कौन से सेल है, हम जो घड़ी में डालते हैं हम वो सेल की बात नहीं कर रहे। ये सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या मतलब होता है इसका, कोशिका इसका मतलब होता है। अब आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मानव जो है, जैसे हम अपनी ही बात कर रहे हैं, तो हमारा शरीर क्या है, बहुकोशिकीय जीव है हम। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर हैं। तो बहुत सारी को आप क्या बोलोगे, बहु, और कोशिकाएं तो बहुकोशिकीय। आप कौन है, जीव हैं। तो हम क्या हो गए हैं, बहुकोशिकीय जीव हम हो गए हैं। इतनी सारी कोशिकाओं से निर्मित है हमारा ये शरीर। तो एपोप्टोसिस का मतलब क्या है कि सेल डेथ हो गई है, समय से पहले ही जो आपकी सेल थी वो उनकी डेथ हो गई है, वो मरना यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। अब आप सोचो कि जो आपका शरीर है वो किससे बना है, कोशिकाओं से बना हुआ है। अब कोशिकाएं जो समय से पहले मरना प्रारंभ हो जाएंगी तो ये झिल्ली को क्या करेंगी, मजबूत बनाएंगी? नहीं, ये झिल्ली को कैसा कर देंगी, कमजोर कर देंगी। और जैसे ही आपकी झिल्ली कमजोर होगी क्या होगा, वाटर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वाटर बैग जो है वो ब्रेक यहाँ हो जाएगा, यानी आपकी जो एमनियोटिक सैक है वो फट जाएगा, आपकी पानी की थैली, आपकी झिल्ली जो है वो फट जाएगी और रिसाव वहां से प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीएस एंजाइम के बारे में। प्रोटीएस आपको याद है, हमने चर्चा करी थी बहुत ही विस्तार से कि गर्भावस्था के दौरान हमें किस तरीके का आहार लेना चाहिए, कौन कौन से पोषक पदार्थों को उसमें शामिल करना चाहिए। और हमने उस समय चर्चा करी थी कि प्रोटीन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मां के विकास के लिए भी, स्वस्थ शरीर के लिए भी, और शिशु के विकास के लिए भी, और सुरक्षित डिलीवरी के लिए भी। अब देखिएगा ये जो प्रोटीन है इसके पाचन के लिए प्रोटीएस एंजाइम उपस्थित है। ये प्रोटीएस एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अब आप देखिए कि कोलेजन क्या है, कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये इस तरीके से बांध करके रखता है आपकी झिल्ली को, है ना, इस तरीके से। अब सोचिए कि प्रोटीएस एंजाइम आया और ये जो आपका प्रोटीन है इसको उसने खा लिया। अब जैसे ही खा लिया तो ये कैसी हो गई, ये खुल गई। अब खुल गई है इसका मतलब इसकी जो बॉन्डिंग थी, इसकी जो बंद क्षमता थी वो कैसी हो गई, कम हो गई। कम हो गई इसका मतलब ये कमजोर हो गई। कमजोर हो गई से क्या तात्पर्य निकाल सकते हो कि ये कैसी हो सकती है, ये फट सकती है। तो ये देखिएगा प्रोटीएस एंजाइम द्वारा झिल्लियों का कोलेजन टूटना, मतलब झिल्लियों को जिस प्रोटीन ने बांध करके रखा था उसका नाम कोलेजन था, और ये प्रोटीएस एंजाइम आया और इसने क्या करा, कोलेजन को ही खा लिया। अब जैसे ही इसने इस प्रोटीन को खाया, अब झिल्लियों को कौन बांध करके रखेगा, इसका मतलब झिल्लियों की जो पकड़ है वो कैसी हो गई है, कमजोर हो गई है। तो ये एक कारण है कि झिल्ली जो है वो अब यहाँ पर फट सकती है। आई होप आपको ये बात जो है अच्छे से समझ में आई होगी। आगे और चर्चा करते हैं। तो देखिएगा हम एमएमपी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये भी एक प्रकार का क्या है, एंजाइम को बढ़ा देता है और क्या करता है, झिल्ली
किडनी को कमजोर करता है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अब आगे देखिएगा, एक और बात जो है हमें यहाँ पर विशेष तौर पर करनी है कि वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो किसी भी प्रकार से हम उससे ग्रसित हो गए हैं। अब क्या हुआ कि जब इन्फेक्शन से आप ग्रसित हो चुकी हैं तो इस समय साइटोकाइंस जो है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, इनका स्त्रावण यहाँ पर होता है और साइटोकाइंस के स्त्रावण से ये क्या करते हैं, ये डब्ल्यूबीसी को एक्टिव कर देते हैं। कि किसको एक्टिव कर रहे हैं, ये डब्ल्यूबीसी को एक्टिव कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी कौन होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं ये होती हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देती है। अब ये है कौन, तो ये जो है ना, ये हमारी आर्मी है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसा समझिए कि ये हमारी सेना है शरीर की। जैसे क्या होता है कि जब कोई दुश्मन हम पर अटैक करता है तो हमारी आर्मी जो है वो हमारी उनसे सुरक्षा करती है, उसी तरीके से हमारे शरीर की भी एक आर्मी होती है, उसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी इसी का ही नाम है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सब इसी के नाम है। ये क्या करती है, ये देखती है अच्छा बॉडी के अंदर कोई आ गया है और ये अब बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है। डब्ल्यूबीसी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के एक्टिव मोड में आ जाती है और यहाँ पर युद्ध जो है वो प्रारंभ हो जाता है उस इन्फेक्शन, उस बीमारी के प्रति, और ये हमें स्वस्थ बनाने का काम करती है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको एक्टिव रखने का काम करती है, उसको मजबूत बनाने का ये काम करती है। पर अब आप देखिए कि क्या हुआ है हमारे साथ, यहाँ पर जो वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अभी इस समय हमारी ये जो मेम्ब्रेन है ये अभी जो है वो फटी नहीं है, है ना, अभी मेम्ब्रेन जो है वो सुरक्षित है। पर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हुआ तो ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स जो हैं उनका स्त्रावण यहाँ पर हो गया, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, डब्ल्यूबीसी को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया। तो ब्लड जो सेल्स है हमारी, ब्लड के अंदर क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ गई है और डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है, अब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने से हमारी ये जो झिल्ली है ये कैसी हो रही है, इसको नुकसान ये पहुंचा रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जो ब्लड है, यानी कि हमारा ये जो रक्त है, ये जो खून है, इसमें क्या होता है, आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी होती है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, ये हमारी आर्मी होती है, ये हमें सुरक्षित रखने का काम करती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि कोई भी बीमारी अगर शरीर के अंदर आ रही है किसी भी तरीके से, तो डब्ल्यूबीसी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के उस बीमारी से युद्ध करने को तैयार हो जाएगी और हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करेगी। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो फिर ये झिल्ली को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य कर देती है। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में, झिल्लियों की जो मजबूती है, टेंसिल स्ट्रेंथ की हम बात करें, वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो झिल्लियों का तनन सामर्थ्य है, जो झिल्लियों का सामर्थ्य है, मजबूती है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कम हो जाएगा। झिल्लियां कैसी होती है, झिल्लियां होती है बहुत नाजुक, बहुत फ्रेजाइल ये होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर बैग कैसा होगा, जिसके अंदर शिशु का विकास हो रहा है, जिसके अंदर शिशु उपस्थित है, तो वो वाटर बैग कितना नाजुक होगा, कितना कोमल होगा कि वो शिशु को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, शिशु को उससे नुकसान नहीं है, बल्कि शिशु जो है वो उसमें सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये जो झिल्ली है बहुत ज्यादा नाजुक होती है। तो ये जो जितने भी कारण है ना, इनकी वजह से क्या होता है, ये जो झिल्ली है ये फट सकती है और ये जो झिल्ली फटती है उसके बाद ये आपका जल का रिसाव यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। आगे हम इसी संदर्भ में बात करते हैं प्रॉम से समस्याओं के संदर्भ में कि प्रॉम से जो है वो किस तरीके की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। मां में संक्रमण हो सकता है, यूटीआई में संक्रमण होता है, यूटीआई से तात्पर्य होता है मूत्र मार्ग में जो है संक्रमण यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। तो आप देखिए ये जो राजमा जैसी दिख रही है ना, ये कौन है, ये किडनी है। ये कौन है आपकी, ये आपकी किडनी है, किडनी। अब ये किडनी से यहाँ पर ब्लैडर है
है ना, मूत्राशय जिसको हम कहते हैं, ये किडनी से यहाँ पर ये जा रहा है और ये जिस नलिकाओं के द्वारा, जिस ट्यूब के द्वारा जा रहा है उसको आप मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि मूत्र यहाँ पर जो है छन करके जो अपशिष्ट है, जो उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, वो इस ब्लैडर में जमा हो जाता है और जैसे ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो मूत्र का स्रावण यहाँ होता है। पर ये देखिएगा कि इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, प्रॉम से क्या हो रहा है कि इस मार्ग में, इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन यहाँ पर हो जाता है। गर्भाशय ग्रीवा की कमजोरी, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी यहाँ पर हो जाती है। तो आप जानते हैं कि सर्विक्स जो है वो प्रभावित यहाँ पर हो जाता है, वो कमजोर यहाँ पर हो जाता है। तो आगे और बात करते हैं कि और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। अधिक एमनियोटिक द्रव जो है, यानी कि एमनियोटिक सैक आप जानते हो कि यूट्रस है, यूट्रस के अंदर कौन है? यूट्रस के अंदर वाटर बैग है, उस वाटर बैग को आप एमनियोटिक सैक बोलते हो। और अगर इस का फट गया है और किसी भी वजह से वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, तो आप देखिएगा अधिक एमनियोटिक द्रव जो है वो बाहर यहाँ से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। पोषण जो है उसकी कमी हो जाएगी। पोषण में किसकी? आपकी प्रोटीन की और विटामिन की यहाँ पर कमी हो जाएगी, जो कि कैसी है? अच्छी बात नहीं है। पिछली प्रॉम का इतिहास, अगर मान लीजिए ये आपकी पहली प्रेगनेंसी नहीं है, तो और अगर आपको पहली प्रेगनेंसी में प्रॉम जैसी समस्या से आप ग्रसित थे, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है आप उसमें भी प्रॉम जैसी समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इस समय आपको अपनी केयर करनी है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जो है स्वस्थ रहेंगी, स्वस्थ विचार रहेंगे, स्वस्थ आप आहार खाएंगी, तो आपका जो शिशु है उसका स्वस्थ विकास होगा। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन और बीमारी से शिशु जो है वो संक्रमित नहीं होगा, ग्रसित नहीं होगा, तो स्वस्थ विकास होगा। और डिलीवरी भी आप कैसी सुनिश्चित कर पाएंगी? सुरक्षित डिलीवरी यहाँ पर आप सुनिश्चित कर पाएंगी। प्रॉम जैसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, स्वस्थ भोजन लेना है, स्वच्छ भोजन लेना है, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने को केयर करनी है। और अगर आप गर्भवती महिला नहीं है, आपके आसपास कोई गर्भवती महिला है, तो आपको उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो समस्या है ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि ये समस्या ना हमको पता ही नहीं लगता है कि इस समस्या से हम कब ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए स्वयं का खूब ध्यान रखना है, ताकि हम शिशु का सुरक्षित विकास कर पाए और हम जो डिलीवरी है वो भी सुरक्षित रूप से सुनिश्चित कर पाए। तो साथियों, आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे मिलते हैं इसके अगले सेशन में, जहां हम प्रॉम से संबंधित और तथ्यों और जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।